बोर्ड देखे तो कल इस फ्लो चार्ट को देखे थे। इस फ्लो चार्ट में कार्यपालिका और विधायिका न्यायपालिका क्या होता है सारा बात लिखा गया है। अब जो संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, तब यहाँ से पढ़ाई शुरू होगा। सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद, और फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो पहले पूरा केंद्र की कार्यपालिका खत्म होगा, उसके बाद से फिर केंद्र के विधायिका खत्म होगा, पार्लियामेंट। ठीक है, न्यायपालिका भी नहीं पढ़ेंगे, न्यायपालिका पूरा एक साथ पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारा एक साथ आएगा। ठीक है, तो पहले इसको खत्म करेंगे, फिर ये आएगा, उसके बाद से न्यायपालिका एक लेयर में आएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। आइए देखिए भाई राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। टहलते टहलते आ रहे हो सब 7:20 में, 7:25 में, हम आ गए हैं 7:05 में। कैसे काम चलेगा भाई? लिखिए हेडिंग प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। नाम सुने ही होंगे, बोलो ना जी, नो। नाम सुने हैं? चलो पीछे बताओ भाई, सबसे पीछे देश का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति। बीच में कोई नहीं बोलेगा, नो पता। पता होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तुम बताओ आगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई। राष्ट्रपति हेडिंग डाल दिए, डैश तक लिखिए। लिए पहले 4 पॉइंट इनके बारे में लिखिए। अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52 के अनुसार, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख अथवा, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख अथवा, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ द स्टेट इसको बोलते हैं, राज्य का प्रमुख अथवा भारत का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रमुख अथवा भारत का प्रथम नागरिक होता है। राज्य का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, कमा अखंडता एवं सुदृढ़ता, राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, कमा अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है।
एक लास्ट पॉइंट लिखे, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का, राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का, केंद्रीय कार्यपालिका का केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, केंद्रीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष होता है। ब्रैकेट में लिखे नाम मात्र का, ब्रैकेट में नाम मात्र का, ब्रैकेट में नाम मात्र का। बोर्ड पे देखिए 5 बातें लिखे हैं। कल एक चीज पढ़े थे हम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। कार्यपालिका का 2 प्रकार पूरे विश्व लेवल पे लगभग काम करता है। एक को बोलते हैं संसदीय शासन व्यवस्था और एक को बोलते हैं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत? तो संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, कल उसके बारे में 5-6 पॉइंट दोनों साइड डिस्कस हुआ था कि संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था क्या होता है। भारत में कौन सी व्यवस्था लागू है? संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की व्यवस्था यहाँ पे लागू है। जहाँ पे कल डिस्कशन हुआ था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, राज्य का प्रथम नागरिक या राज्य का प्रमुख होता है, वो नाम मात्र का राज्य का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास होती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। तो वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास। जबकि देश का नाम मात्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, कार्यकारी अध्यक्ष, देश का अध्यक्ष, मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख, ये सब का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन में पूछ दे कि केंद्र सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन है या वास्तविक शक्तियां किसके पास है, तो उसका आंसर प्राइम मिनिस्टर या फिर मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद। बात समझ में आ गया? क्योंकि आगे समझेंगे हम एक आर्टिकल 74 के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में ही लिखा हुआ है ये बात कि राष्ट्रपति अपना जितना काम करेगा वो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से करेगा। अब सारा उनके सलाह से ही करेगा तो भले कर रहा है, उसके नाम से सारा चीज हो रहा है, लेकिन वो सलाह कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। तो कहने के लिए ऑफिशियली कागजी तौर पे हस्ताक्षर मोहर सब किसका होगा? प्रेसिडेंट का। लेकिन पर्दे के पीछे एक्टिंग करने वाला और काम करने वाला कौन है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। इसलिए कहा जाता है इनके पास केवल नाम मात्र की शक्ति है। संविधान में इनको बहुत सारी पावर दिए गए, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के पास। यहाँ तक क्लियर? तो आगे जितना हम राष्ट्रपति के कार्य अभी अब सुनेंगे कि राष्ट्रपति ये करता है, राष्ट्रपति वो करता है, राष्ट्रपति फला, वो सारा चीज राष्ट्रपति किसके सलाह से करता है? अनुच्छेद 74 प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है। कोई दिक्कत परेशानी? मंत्रिपरिषद क्या होता है अभी आगे टॉपिक में आएगा, जब प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद का टॉपिक आएगा। मंत्रियों का जो समूह है उसी को क्या बोलते हैं? मंत्रिपरिषद बोलते हैं। अब इन मंत्रियों के समूह में अलग अलग कैटेगरी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, वो आगे टॉपिक पर पहुंचेंगे तो समझेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझना है कि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति अपना जितना काम करता है वो सब प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद के सलाह से काम करता है। यहाँ तो कोई समस्या? और फैक्ट के तौर पे 3-4 बातें और जो दिमाग में रखनी है आपको, या भारत अनुच्छेद 52 कहता है 52 कि भारत का एक अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति होगा। ठीक, तो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं होगा। आर्टिकल 52 के अनुसार या अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत में हमेशा एक राष्ट्रपति का पद क्रिएट किया गया। कोई दिक्कत परेशानी? मान लीजिए कि रनिंग जो अभी राष्ट्रपति हैं वो त्यागपत्र दे दें या उनकी मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता है, तुरंत उपराष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए। बात समझ में आ गया? अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के पद पे ला दिया जाएगा। उनका भी पद खाली है तो बाकी जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उनको ला दिया जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारत में अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होता, क्योंकि शासन संबंधी सभी कार्य इन्हीं के नाम पे होता है।
जो भी हस्ताक्षर मोहर सब इन्हीं के नाम पे होता है। अब राष्ट्रपति रहे ही नहीं और प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद रहे, उसका कोई मतलब है नहीं, सिग्नेचर करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर कैसे काम चल पाए? बोलो ना जी नो। ठीक है, तो अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये राज्य का प्रमुख, ये हेड ऑफ द स्टेट होता है, या फिर राज्य का प्रथम नागरिक भी इसको बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक होता है, तो जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्रपति का उसका हेड होता है। संवैधानिक प्रमुख भी इसको बोलते हैं, शक्ति है लेकिन नाम मात्र का है। कोई दिक्कत? तो ये महामुहिम राष्ट्रपति के बारे में एक छोटी सी जानकारी, अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग ये सब बातें हैं। कोई दिक्कत? बोलो ना जैसे राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, लगभग 350 कमरों वाला राष्ट्रपति आवास उनको मुफ्त में रहने के लिए आवास के तौर पे मिला हुआ है, जिसको राष्ट्रपति आवास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो पब्लिक के लिए कभी ओपन होता है, वहाँ पे लोग जाते हैं एज ए, मतलब घूमने फिरने जाते हैं, वहाँ पे सारी व्यवस्था वहाँ पे है। तो 350 कमरों में हमारे भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। बोलो ना जी, उसमें मतलब रहते हैं, मतलब उनके पूरा व्यवस्था वहाँ पे काम करते हैं, जिसको राष्ट्रपति आवास के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत पर्सन? तो इतनी बड़ी पद है, तो आइए देखते हैं। फैन जल्दी बंद करो तो वहाँ से। ठीक है, आइए देखते हैं अभी ये राष्ट्रपति का इलेक्शंस वगैरह कैसे होता है, आप राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं कि नहीं है, या फिर कैसे प्रक्रिया है इसके बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता, आर्टिकल 58। राष्ट्रपति बनने की योग्यता लिखिए, हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद हेतु योग्यता या अर्हताएं जिसको बोलते हैं। आर्टिकल 58 अनुच्छेद 58। लिख दिए? बोलो ना जैसनो, बोर्ड पे देखिए पहले, उसके बाद से फिर लिखते हैं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये क्या है? अर्हताएं या योग्यताएं। योग्यता रहने का ये मतलब नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा, जो भी व्यक्ति योग्य हो। बिहार पुलिस का फॉर्म निकलता है तो उसके लिए योग्यता है कि 10वीं-12वीं पास होना चाहिए। तो क्या 12वीं पास सभी लोग बिहार पुलिस बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए आगे प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जो लोग परीक्षा पास करेंगे, बाकी प्रक्रिया को फुलफिल करेंगे, वो बनेंगे बिहार पुलिस। बोलो ना। वैसे ही राष्ट्रपति के लिए योग्यता बनाया गया, मतलब कि कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। जो जो योग्य है वो फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा, जीतेगा वो राष्ट्रपति बनेगा, नहीं जीतेगा फिर दूसरा बार चुनाव लड़ेगा। बोलो ना जी इसमें। तो योग्यता का मतलब ये नहीं कि जो व्यक्ति योग्य है वो राष्ट्रपति बन जाएगा। योग्यता का मतलब कि आप चुनाव लड़ने के लिए क्या है? योग्य है, तब आप चुनाव लड़िए, फिर जीतेंगे तो आप बनेंगे। ठीक है, कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है? तो पहला इसके कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भारत की नागरिकता आपके पास होना चाहिए। कोई विदेश के नागरिक या दूसरे देश का नागरिक भारत का राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट, एक बात ध्यान से यहाँ पे समझिए, यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, अब भाई 7:40 में आ रहे हो, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या प्रावधान है? वहां पे राष्ट्रपति चुनाव कर लड़ने के लिए वहां पे यूएसए की नागरिकता चाहिए, परंतु वहां पे एक कंडीशन है। वहां के संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति यूएसए के राष्ट्रपति बनेगा वो बाई बर्थ वहां का नागरिक होना चाहिए। मतलब उसी का, उसका जन्म बाई बर्थ, नागरिकता के 5 प्रकार बताए थे ना, कैसे नागरिकता मिलेगा। यानी कोई विदेशी जाकर वहां पे नागरिकता लिया हुआ है तो वो यूएसए के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी आता है, यहाँ पे रहता है, भारत का नागरिकता उसको मिलती है, तो भी भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए योग्य है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? भारत का नागरिक हो। ये नहीं लिखा है कि बाई बर्थ हो, बाई बर्थ नहीं हो। ठीक है, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में बाई बर्थ होना चाहिए, वहाँ का नागरिक हो, लेकिन बाई जन्मजात तो वहाँ का क्या हो? नागरिक हो, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। यहाँ तो कोई समस्या? तो पहला कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। ठीक है, कहने का मतलब कि न्यूनतम उम्र कितना है? 35 वर्ष।
यानी 35 वर्ष का कोई व्यक्ति होगा तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अदरवाइज वो चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। तो न्यूनतम आयु है 35 ईयर। हालांकि बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ लोग इसके चुनाव लड़ते हैं, ऐसा नहीं कि 40 साल 35 साल लड़ सकते हैं, लेकिन आप चुनाव मैदान में देखेंगे तो सामान्यतः वरिष्ठ लोग 50 साल से ऊपर वाले ही होते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से समझिएगा, लिखा हुआ है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। निर्वाचित, उसका सदस्य हो नहीं लिखा गया। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए जो योग्यता उसको चाहिए, या वहां के निर्वाचन के लिए जो व्यवस्था, उसके योग्यता इसके पास बनने होनी चाहिए, उसके योग्य होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, परंतु योग्यता में लिखा गया है कि इसको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता इसके पास होना चाहिए। नहीं, लोकसभा की सदस्यता के लिए जो योग्यता बनाई गई है उसको भी ये क्या कर रहा हो? फुलफिल कर रहा हो। कोई दिक्कत पड़ सकती। चौथा और 5वां बात लिखा हुआ है किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद पे न हो। लाभ का पद मतलब सामान्यतः सरकारी सेवा से इसको माना जाता है। तो लाभ के पद पर अगर कोई व्यक्ति होगा सरकारी सेवा में तो वो इसका चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो पहले लाभ का पद आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी समस्या बोलो ना जी। कितनी बातें? 4। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य न हो, सॉरी हो, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। चौथा बोलता है कि किसी लाभ के पद पे न हो। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? नो दिक्कत परेशानी। नेक्स्ट, संविधान में लाभ के पद को ज्यादा नहीं डिफाइन किया गया, इन कुछ बातें और यहाँ पे ऐड की गई है कि अगर वर्तमान का राष्ट्रपति है, वर्तमान का राष्ट्रपति, वर्तमान का उपराष्ट्रपति, वर्तमान का उपराष्ट्रपति, कोई दिक्कत, वर्तमान का प्राइम मिनिस्टर, या केंद्र में कोई भी मंत्री, चीफ मिनिस्टर, या राज्य में कोई भी मंत्री, राज्यपाल, ये जितने सारे लोगों का नाम हमने यहाँ पे लिखा है, इनको लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया। मतलब ये लाभ के पद में शामिल नहीं किए जाते। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र में प्राइम मिनिस्टर और पूरा मंत्रिपरिषद, राज्य में पूरा चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, ये लाभ के पद में शामिल नहीं है। तो लाभ के पद में शामिल नहीं है तो इस क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर रहा है, बोलो ना जस्ट नो, यानी वो चुनाव लड़ सकते। यानी कहने का मतलब अगर पहले से ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पे बना हुआ है, बोलो ना जस्ट नो, मान लीजिए कि अभी की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका इलेक्शन मतलब वो 25 जुलाई से 2022 से वो ज्वाइन की है, ठीक है, तब वो खत्म होगा उनका कार्यकाल 22 जुलाई 2027 को, 5 साल के बाद। जब जैसे ही 22 जुलाई आने का समय होगा उसके पहले चुनाव हो जाएगा, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ना, तभी तो नेक्स्ट व्यक्ति उसके भी। तो अगर इस वर्तमान राष्ट्रपति को भी विचार करे कि नहीं हमको भी चुनाव लड़ना है, तो लाभ के पद से चूंकि राष्ट्रपति का पद बाहर रखा गया है, इसलिए वर्तमान का जो राष्ट्रपति है वो अगले राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है बिना अपना पद को छोड़े। कोई समस्या? वर्तमान का कोई स्टेट का राज्यपाल है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है बिना अपना पद को छोड़े। वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मंत्रिपरिषद का कोई मेंबर है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है बिना अपने पद को छोड़े। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद का कोई मेंबर है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है बिना अपना पद को छोड़े, क्योंकि इन सारे पद को लाभ के पद के श्रेणी में नहीं रखा गया। यहां तो कोई समस्या? ठीक है, पहले 4 पॉइंट लिखिए फटाफट। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। किसी लाभ के पद पर न हो।
लाभ के पद पे कभी डिस्कशन हो जाएगा, फिलहाल यहाँ लिख लीजिए। सामान्यतः सरकारी सेवा को इसमें शामिल किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट नोट करके लिखिए, नोट, नोट करके वहीं पे लिखिए नीचे, वर्तमान राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, कॉमा उपराष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति, कॉमा उपराष्ट्रपति, कॉमा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कॉमा प्रधानमंत्री, एक मिनट, कॉमा देकर लिखिए, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, एक मिनट ऐसे लिखो, राष्ट्रपति, कॉमा उपराष्ट्रपति, कॉमा राज्य का राज्यपाल, कॉमा देकर राज्य का राज्यपाल, एवं केंद्र एवं राज्य में मंत्री, एवं केंद्र एवं राज्य में मंत्री, मंत्री मतलब मंत्रिपरिषद के जो भी मेंबर है, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। केंद्र एवं राज्य में मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं। केंद्र एवं राज्य में मंत्री लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं, इसलिए वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। इसलिए वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे। अभी इसके अलावा और राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए और क्या क्या चाहिए? 4 बातें ये तो समझ गए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी न्यूनतम आयु कितना, 35 वर्ष, और साथ ही साथ किसी लाभ के पद पर न हो, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा के सदस्य हो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, बस उसकी योग्यता धारण करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर राष्ट्रपति पहले से ही है, कोई उपराष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सेंट्रल और स्टेट में कोई भी मंत्री के पद पे है, लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा गया है, इसलिए लोग भी चुनाव लड़ने के लिए योग्य है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कुछ और व्यवस्थाएं हैं, मतलब कुछ और कंडीशन चाहिए। इधर देखो, चलो कहाँ लिख रहा है जी? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पहले एक और बात चाहिए कि 15,000 रुपया डिपॉजिट के तौर पे आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना पड़ेगा। डिपॉजिट राशि कितना भाई? 15,000। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 15,000 रुपये डिपॉजिट राशि के तौर पे जमा करना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का, वैध मत और अवैध मत होता है, ठीक है? वैध मत मतलब कि आपको बोला गया था जाकर ईवीएम पर एगो बटन दबाना है, आप जाके फटाफट 2-3 गो दबा कर चले आए। एगो दबाते तो आपका वैध मत में काउंट होता, 2-3 गो दबा कर चले आए किसी में नहीं काउंट होगा, तो उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा। बोलो ना जैसनो। पहले जब ठेपा माराता था तो मान ली कि इस तरह से बैलेट पेपर बनाया गया है, आपको बोला गया किसी एक ठेपा में मतलब एक कोठा में ठेपा लगाना है, आप गए तो महान आत्मा थे, दोनों के बीच में लगा दिए, पता नहीं चल रहा है वोट ऊपर दिए हैं कि नीचे दिए। तो इसको भी क्या किया जाएगा? अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो वैसे ही वोट वैध होते हैं और अवैध भी होते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा और 100 में से 5 वोट, 105 वोट पड़ा जिसमें से 5 अवैध हो गया, वैध कितना बच गया? 100। तो 15,000 रुपए जो जमानत राशि जमा किए हैं, अगर डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 नहीं बोल रहे, 1/6 आपको नहीं प्राप्त होता है, इतना वोट आप नहीं प्राप्त करते हैं, तो आपकी जमानत राशि जब्त होकर ली जाएगी, वापस नहीं मिलेगा।
अगर 1/6 वोट से अधिक मिल जाता है, भले आप चुनाव जीते चाहे हारे, मिल जाता है तो फिर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और ये सभी चुनाव में अप्लाई है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत, वार्ड, सब में लागू है। ठीक है, तो आप सुनते हैं ना कि राज्य में किसी पार्टी का इतने नेताओं का जमानत जब्त हो गया। विधायक के चुनाव, तमाम चुनाव लड़ने के लिए कुछ न्यूनतम राशि जमा करना है। न्यूनतम राशि वापस होगा कब? जब डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 उनको क्या हो, प्राप्त हो जाए। अगर इतना प्राप्त नहीं होगा तो उनका पैसा आरबीआई या सरकार के खाते में चल जाएगा। सरकार मानेगी आपने बस चुनाव आयोग को परेशान करने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है, एगो अलग से नाम ईवीएम में आपको जुड़वाना पड़ा और ये फला वला, बोलो ना जी उसको, और उनकी दावेदारी उनका पैसा नहीं मिलता है, तो इसको बोलते हैं जमानत जब्त हो जाए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितना चाहिए? 15,000 रुपया राशि चाहिए। इतना क्लियर? तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में देगा। कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 उसको प्राप्त होगा तो ये पैसा वापस मिलेगा, नहीं प्राप्त होगा वो राशि जब्त कर ली जाएगी। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, इसके अलावा 4 बात वहां पे, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पे न हो, लोकसभा के निर्वाचन के योग्य हो। 4 बात वहां, एक बात ये 15,000 रुपये जमानत के रूप में जाना पड़ेगा। इतना तो बहुत सारा लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग 35 वर्ष के ऊपर होंगे, बोलो ना जी सुनो। भारत के भी नागरिक है 140 करोड़ लोग, मतलब उसमें से कुछ ही लोग 35 वर्ष के ऊपर होंगे। लोकसभा के इलेक्शंस के भी योग्यता रखते होंगे, किसी लाभ के पद पे भी बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बोलो ना जी। तो माहौल बनाने के लिए वो तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा। जैसे गांव में देखते हैं, एक बार कोई मुखिया के चुनाव में केवल उठ गया, खड़ा हो गया मुखिया के चुनाव में, बस उसके दो साथी दोस्त रहते हैं, उसको हमेशा मुखिया जी कह के बुलाते हैं, भाई भले जीता वो या नहीं जीता, बोलो ना जी। उसने एक बार बस चुनाव लड़ा है तो उसको जिधर जाएगा मुखिया जाइए मुखिया जाइए। कोई एक बार विधायकी का चुनाव लड़ गया, किया कुछ नहीं है, जीता वो तो भले जमानत तो उसका जब्त हो गया है, लेकिन आस पड़ोस के लोग विधायक जाइए तो फीलिंग्स लेते रहता है, बोलो ना जी। ऐसा होता है ना सामान्यतः। चुनाव लड़ेगा एक बार, जिंदगी भर वो मुखिया जी अपने आप को कहलवाएगा। तो ये समस्या, अब ऐसे सिरफिरी लोग तो राष्ट्रपति का भी, अरे क्या छोटा मोटा चुनाव लड़ना, 35 वर्ष हो ही गए, लाभ के पद पे है ही नहीं, भारत के नागरिक हैं ही, लोकसभा के इलेक्शंस की योग्यता रखते हैं, 15,000 रुपया कौन पूछता है भाई, चलो राष्ट्रपति का ही चुनाव लड़ जाते हैं। तो कुछ सिरफिरे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ही कूद जाएंगे। अब चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय मत पद्धति, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें वो आपका प्रेफरेंस के हिसाब से वोटिंग करना होता है। उसके बाद सिलेक्शन की काउंटिंग प्रक्रिया भी काफी थोड़ा सा पेचीदा है, इतना लंबा चौड़ा पेचीदा है। इलेक्शंस कमीशन को उम्मीदवार अगर ज्यादा होंगे तो फिर ज्यादा समस्या होगी ना वोट की काउंटिंग और इस सब बातों में, बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए इलेक्शंस कमीशन और देश को लगा कि भाई कुछ सिरफिरे लोग इसमें ना आ जाए कि एक बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ गया और गांव में कहा है कि हम राष्ट्रपति लोग कहे, तो इस तरह से कुछ और क्राइटेरिया सेट किया गया। तो आप इसमें ऐड किया गया प्रस्तावक और अनुमोदक। एक चीज है पहले प्रस्तावक और एक चीज है अनुमोदक। तो पहले व्यवस्था था कि 10 प्रस्तावक होंगे और 10 अनुमोदक। यानी मान लीजिए हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 10 लोग पहले हमारे विषय में प्रस्ताव लाएंगे कि फला व्यक्ति का हम समर्थन करते हैं, इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाए, और 10 लोग उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, मतलब उसका अनुमोदन करेंगे कि हम लोग भी चाहते हैं कि ये व्यक्ति चुनाव लड़े। यानी 20 लोग कम से कम चाहिए। अच्छा, जो व्यक्ति प्रस्तावक हो सकता है वो अनुमोदक नहीं हो सकता है, जो अनुमोदक हो सकता है वो प्रस्तावक नहीं हो सकता है। अगर एक बार किसी का प्रस्तावक हो गए तो दूसरा का कुछ भी नहीं हो सकता है, या एक बार किसी का अनुमोदक हो गए तो फिर दूसरा, कोई एक ही आपको पावर मिला हुआ है। हम भी समझा दिया, अभी समझ लिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक होते कौन है? क्या भारत के आम नागरिक? तो अपने घरे का 10 को लोग को बुला के प्रस्तावक अनुमोदक बनवा लिएगा, बोलो ना जी। तो ये प्रस्ताव अभी कितने चाहिए? प्रस्तावक अनुमोदक अभी बढ़ा के प्रस्तावक 50 और अनुमोदक 50। यानी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको 50 को प्रस्तावक चाहिए और 50 को अनुमोदक।
यानी 50 लोग आपके नाम को प्रस्ताव करें कि हम फला व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं, और 50 और लोग उसको क्या करें, अनुमोदित करें कि हम भी इनको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं। तो टोटल कम से कम 100 लोगों का आपके पास समर्थन होगा, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव के लिए अपना एप्लीकेशन या फिर अपना निर्वाचन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। अब ये 50-50 लोग होंगे कौन, या कोई भी हो सकता है? नहीं, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करने वाले लोग हैं वही प्रस्तावक और अनुमोदक बनते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन करते हैं, आगे इसके बारे में अभी लिखेंगे। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के जितने सारे निर्वाचित सदस्य हैं सिर्फ वही लोग वोट करते हैं। यानी लोकसभा के 543, राज्यसभा के लगभग 245, ठीक है, 500 और 200 लगभग 750 इधर हो गए, मतलब 780-90 के आसपास ये पहुंच जाते हैं। उसके बाद से सभी विधानसभाओं में जो भी सदस्य है वो, इन्हीं में से कोई ना कोई व्यक्ति आपके प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है। यानी जितने सारे निर्वाचित एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, और जितने सारे निर्वाचित एमएलए हैं, किसी भी राज्य का एमएलए हो, उसमें से कम 100 लोग चाहिए आपके प्रस्तावक और अनुमोदक बनने के लिए, तब आप राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए योग्य हैं। तब ऐसे कोई सिरफिरे तो नहीं मिलेंगे कि राष्ट्रपति का पर्चा दाखिल कर दिया, चुनाव में आगे प्रक्रिया बढ़ने के लिए कितना चाहिए, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बहुत लोगों को नहीं मिल पाएंगे, 50 को विधायक या 50 को सांसद, 100 को सांसद विधायक व्यवस्था करना तब छोटी बात थोड़े है भाई, बोलो ना जैसो। बात समझ में आए? तो जिनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि उनके पास इतने विधायक सांसद, वो चुनाव के लिए आगे बढ़ेगा। जैसे 2022 के इलेक्शन राष्ट्रपति का हुआ, जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी का भी भारत की राष्ट्रपति हैं, उसमें लगभग 19-20 लोगों ने अपना पर्चा दाखिल किया था राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है। जब इलेक्शन कमीशन पर्चा की जांच करता है, एक होता है मतलब इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल किया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है, फिर आगे देखा जाता है कि कौन इस पे सारी योग्यता को कौन फुलफिल कर रहा है। तो फिर उसकी जांच पड़ताल हुआ तो 17 लोग छंट गए, उनको प्रस्तावक के अनुमोदक नहीं मिले हुए, बोलो ना जैसो। तो फिर जो बच गए 2 लोग, एक एनडीए के साइड से और एक यूपीए की साइड से, फिर ये लोग चुनाव लड़ा, एनडीए के साइड वाले जीत गए और अभी राष्ट्रपति हैं, बोलो ना जैसो। तो प्रस्तावक, अनुमोदक और 15,000 रुपया के बारे में लिखिए, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए फटाफट। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए, नामांकन के लिए उम्मीदवार को कम से कम, उम्मीदवार को कम से कम बोला रहा है, अधिक से अधिक जितना भी हो जाए, कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक होने चाहिए, पूर्ण विराम। प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपया, प्रत्येक उम्मीदवार को 15,000 रुपया, 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक ब्रैकेट में आरबीआई में 15,000 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक ब्रैकेट में आरबीआई में, आरबीआई में, आरबीआई में जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। आरबीआई में जमानत राशि के रूप में
जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। जमा करना होता है। पूर्ण विराम। यदि उम्मीदवार कुल डाल यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का यदि उम्मीदवार कुल डाले गए वैध मतों का कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 1/6 कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 1/6 प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो असमर्थ रहता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर अधिक पा लेता है तो वापस कर दी जाएगी। बात समझ रहे हो ना? बोलो ना जी इसमें। तभी कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? 50 और 50। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। कौन ये लोग होंगे? जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले लोग हैं, उसी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति प्रस्तावक या अनुमोदक बन सकता है। एक व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति का प्रस्तावक बन गया तो दूसरे व्यक्ति का न तो प्रस्तावक बन सकता है न तो अनुमोदक बन सकता है। एक व्यक्ति किसी एक कैंडिडेट के लिए या तो प्रस्तावक बन सकता है या अनुमोदक बन सकता है। डबल फायदा यहाँ पे नहीं। यहाँ तो कोई समस्या? बोलो ना जैसा। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 4 बात: 35 वर्ष की आयु, भारत का नागरिक, लाभ के पद पर न हो, लोकसभा के निर्वाचन के योग्य हो। नेक्स्ट बात कि 15,000 रुपये जमानत राशि, 1/6 नहीं मिलेगा, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। एक बात और, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 6 बात बस दिमाग में रखिए, कोई दिक्कत? तो अगर किसी के पास योग्यता रखता है तो फिर उसका इलेक्शन कैसे होगा? तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 डैश दे के पहले लिखे, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। निर्वाचन या चुनाव, राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है, बल्कि 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 एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। पूर्ण विराम। उससे में लिखे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से लोग उनको वोट करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न लोग शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। बोर्ड पर देखिए, डैश, नीचे अब लिखेंगे ABCD।
बोर्ड पे देखिए, ध्यान से समझिए। पहले तो समझिए कि निर्वाचन दो तरीके से होता है भारत में, ठीक है। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष चुनाव या प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो प्रत्यक्ष, और एक को बोलते हैं अप्रत्यक्ष। कोई दिक्कत समस्या? प्रत्यक्ष इलेक्शन या प्रत्यक्ष चुनाव में होता है कि जनता जो होती है, पब्लिक जनता, वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति का क्या करती है, चुनाव करती है। जैसे आपके यहाँ मुखिया का इलेक्शन होता है तो पूरा गांव में माहौल रहता है, जो भी लोग पंचायत में लिस्टेड वोटर हैं वो सभी लोग वोट करने जाते हैं और मुखिया का चुनाव करते हैं, मुखिया को चुनते हैं। कौन सा चुनाव हुआ? प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इलेक्शन इसको बोलते हैं। कोई समस्या? अभी कुछ दिन के बाद बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, एमएलए, सभी गांव के लोग आपके वोट करने जाएंगे। आप भी अगर वोटर लिस्ट में आपका भी नाम शामिल होगा तो आप भी जाएंगे वोट करने, बोलो ना जश्न। तो अपने एमएलए का आप चुनाव करेंगे। ये कौन सा मतदान हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन, जहां पे जनता अपना खुद वोट का क्या करती है, प्रयोग करती है। लेकिन कभी आपने सुना है, हेलो कहाँ, कभी आपने सुना है कि लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने जा रहे हैं? आपके गांव के लोग हैं, चलिए भैया आज राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करना है, कभी सुने? नहीं सुने। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता भाई? तो हमने चुन दिया है एमएलए और एमपी को, कोई दिक्कत परेशानी? और यही एमएलए और एमपी प्रेसिडेंट का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। तो जनता ने चुना किसको? एमएलए एमपी को, और एमएलए एमपी चुनाव करेंगे किसका? राष्ट्रपति का। अप्रत्यक्ष रूप से यह चुना जाता है, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। जनता ने चुना एमएलए एमपी को, एमएलए और एमपी चुनेंगे किसको? राष्ट्रपति को। यानी जनता इसमें डायरेक्ट वोटिंग में भागीदार नहीं है, इनडायरेक्ट रूप से भागीदार है। इसको हम क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। कोई समस्या? बोलो ना जी। जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली होती है उसमें जिसका चुनाव होता है उसके लिए एक निर्वाचक मंडल तैयार होता है कि इनको कौन कौन वोट करेगा, क्योंकि जनता तो कर नहीं रही है। मुखिया का इलेक्शन है तो उसका निर्वाचक मंडल क्या है कि पंचायत के अंतर्गत, जो भी पंचायत में उसका चुनाव हो रहा है, पंचायत के अंतर्गत जो भी लिस्टेड मतदाता है वो लोग वहां पे वोट करेंगे। दूसरा पंचायत का व्यक्ति जाकर वोट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि वो पंचायत का वहां पे लिस्टेड नहीं है। तो मुखिया के निर्वाचक मंडल में पूरा पंचायत के मतदाता है। समझा रहे हैं? हम ये समझ पा रहे हैं? जैसे गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट है, तो मान लो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र है, तो कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र का जहां पे एरिया होगा वही लोग वोट करेंगे। ऐसा गोपालगंज वाला जाकर उधर 10 को वोट कराए, पॉसिबल नहीं है। उसका निर्वाचक मंडल उतना ही दूर। वैसे राष्ट्रपति का भी अपना निर्वाचक मंडल है, क्योंकि ये होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब जनता इसमें भाग नहीं लेती है, तो फिर कौन लेता है? तो एक निर्वाचक मंडल के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इस निर्वाचक मंडल में कौन होता है, मुद्दा ये बनता है, उसको अभी आगे समझेंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ गए? बोलो ना जैसो। भारत में अगर इलेक्शंस पे देखोगे तो ये सारे लोग हैं जिनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, पंचायत में जितना चुनाव होता है वो सब प्रत्यक्ष होता है, चाहे मुखिया का हो, वार्ड का हो, सरपंच का हो, पंच का हो, बीडीसी का हो, ये सब कौन सा चुनाव है? प्रत्यक्ष चुनाव है। बोलो ना जी इसमें वोट वोट कोई डालता है इसमें? ठीक है, 1-2 आदमी डालता है। तो वोटर लिस्ट में नाम अभी नहीं जुड़वाए, अभी तो पूरा इसी पे काम चल रहा था। इलेक्शन कमीशन अभी तैयारी चल रहा है ना, इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शंस का। आपको पता नहीं है, पूरा प्रक्रिया 6 महीना पहले से चल रहा है चुनाव की। बस अनाउंस होगा तो क्या उस दिन से तैयारी होगा? तैयारी पहले से चल रहा है, ठीक है। मीटिंग अब चालू, बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग चल रहा है अभी। बस अनाउंस हो जाएगा चुनाव जब सब कुछ तैयारी लगेगा कि अब हो गया है। इलेक्शन कमीशन के लोग एक दिन आएंगे, बोलेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव इस दिन से होगा, आचार संहिता लागू, चुनाव की प्रक्रिया चालू। तभी वोटर लिस्ट में नाम वाम सब ऐड हो रहा था। तो नहीं जुड़वाए हैं तो अब कहीं कहा जा सकता है, ठीक है। पता करिए अभी कहीं जुड़ा हो तो पंचायत का जितना इलेक्शंस होता है उसमें सब प्रत्यक्ष मतदान। नगर पालिका, आपके नगर परिषद के वार्ड वगैरह का जो भी चुनाव होता है ये सब प्रत्यक्ष। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप शॉर्ट कोड में विधायक जी बोलते हैं, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। लोकसभा, जिसको आप लोकसभा का सांसद बोलते हैं, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है। तो इन 4 लोगों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष। फिर इधर 4 लोगों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष हैं, राज्यसभा के अप्रत्यक्ष।
विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, क्योंकि साइड में अभी इसको आप लिखेंगे आगे। नेक्स्ट, आगे समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन से उनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, या फिर कौन कौन से लोग उनको वोट करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। लोकसभा और राज्यसभा के पॉइंट में नोटेड कौन सदस्य भाई, निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में टोटल सदस्यों की संख्या भी है 245। कितना भाई, 245। 245 अभी है वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या। इन 245 सदस्यों में से 233 चुनाव के माध्यम से आए, उनका निर्वाचन चुनाव हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन उनका क्या हुआ है, चुनाव हुआ है, अप्रत्यक्ष मतदान। 12 लोग ऐसे हैं जिनका कोई चुनाव नहीं हुआ है। राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट मनोनीत करके कहां भेज दिया है, राज्यसभा में। राष्ट्रपति उनको डायरेक्ट मनोनीत करके कहां भेजा है, राज्यसभा में। राष्ट्रपति बोले तो आर्टिकल 74 प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद, पर्दे में वो समझना है, बैक साइड से नहीं बुझा रहा है जी। तो 12 लोग इसमें क्या है, मनोनीत, उसको बोलते हैं मनोनीत, उनका चुनाव नहीं हुआ है, राष्ट्रपति डायरेक्ट उनको असेंबली में भेज दिया है। 12 लोग साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा ऐसे करके 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। यहां तक कोई समझ रहा है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ कौन भाग लेंगे, निर्वाचित, कोई मनोनीत मेंबर भाग नहीं लेगा। जो चुनाव माध्यम से जीत कर आए हो, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, वो सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तक कोई समस्या, बोलो ना जैसनो। तो पहला हो गया कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य। बात तो वही है ना, बोलो ना जैसनो। इस कमरे के निर्वाचित सदस्य या उस कमरे के निर्वाचित सदस्य, बात तो वही है। बोल दीजिए कि इस पूरे फ्लोर के निर्वाचित सदस्य, नहीं समझे, इस लाइन के निर्वाचन सदस्य, इस लाइन के निर्वाचित सदस्य, साथ में ही बोल दीजिए इस पूरे क्लासरूम के निर्वाचित सदस्य। बात समझ में आ गया? तो संसद के सभी निर्वाचित जो चुनाव जीत कर आए हैं, वो सभी लोग राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते। यहां तक कोई समस्या? नेक्स्ट, आगे कौन, राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। क्या लिखा है, विधानसभा मतलब विधानसभा, न तो यहां पे विधानमंडल लिखा है न तो विधान परिषद लिखा हुआ है। विधानमंडल के 2 पार्ट हैं, विधानसभा और विधान परिषद, जिसमें से सिर्फ कौन भाग लेता है, विधानसभा। विधान परिषद क्यों नहीं, क्योंकि 6 ही राज्य में विधान परिषद है, बाकी राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति के इलेक्शन में शामिल नहीं किया गया। कौन भाग लेगा, सिर्फ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। पहले होता था विधानमंडल में भी एक एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था, हालांकि वो अभी व्यवस्था नहीं है, फिर भी सब लोग निर्वाचित ही होते हैं। फिर भी दिमाग में रखना है कि राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। बिहार विधानसभा के 243 निर्वाचित सदस्य हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 निर्वाचित सदस्य, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। महाराष्ट्र में 290 या 288 है, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करें। तो सिर्फ कौन सा विधानसभा भाई, सॉरी, राज्य की विधानसभा, नॉट विधानमंडल, नॉट विधान परिषद। इसलिए ऑप्शन में आ जाए कि विधान परिषद और विधानमंडल, तो वो क्या है, गलत। कोई समस्या? नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश। 3 केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल है, कल बताए थे कि विधानमंडल होगा तो विधानसभा होगा। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कोई समस्या? शॉर्टकट में अगर बोले कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में, तो जितने सारे निर्वाचित एमपी और एमएलए, बस बात खत्म। एमएलए मतलब विधानसभा का मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी दोनों के श्रेणी में रखा जाता है। लोकसभा में जो है उसको भी एमपी बोलते हैं, राज्यसभा में उसको भी एमपी बोलते हैं, बस फर्क यही होगा, उसको लोकसभा के एमपी बोलेंगे और इसका राज्यसभा के। तो इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जितने सारे निर्वाचित एमपी हैं और जितने सारे निर्वाचित एमएलए हैं, वो सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमें समझा दिया, हमें समझ ली, बोलो ना जैसनो। कोई दिक्कत परेशानी?
नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा सा बात समझिए। अब प्रत्यक्ष मतदान में जो वोटिंग की काउंटिंग होती है, तो वोट की काउंटिंग के बाद विजेता घोषित करने के लिए सामान्यतः 100% ये नहीं है, इसका एक फॉर्मूला है, आगे अभी बताएंगे, ठीक है। सामान्यतः 50% +1 की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो राष्ट्रपति को तभी विजेता घोषित किया जा सकता है जब वैध मतों का 50% +1 उनको क्या हो, प्राप्त हो, नहीं तो नहीं। तो फिर आप सोच रहे होंगे सर 4 लोग खड़ा हो जाएं और 20% 30% ऐसे मिल जाए तो क्या होगा, तो वही तो आगे पढ़ेंगे अभी, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति क्या होता है, उसमें वो समझेंगे कि कैसे वोट को ट्रांसफर करके विजेता घोषित किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में, इन प्रत्यक्ष चुनाव में क्या इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो आगे वही जीते। अगर पिछले प्रत्याशी से एक वोट भी ज्यादा मिल गया है तो उसको विजेता घोषित कर दिया जाए। नहीं समझे, मान लो कि 12 लाख एक जीतने वाले प्रत्याशी को 5 लाख 1 वोट मिला है, उसके बगल वाले प्रत्याशी को सिर्फ 5 लाख मिला है, तो 5 लाख 1 जिसको वोट मिला उसको विजेता घोषित, तो जो आगे वही जीते, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाए। उल्टा दिमाग नहीं लो सर, बराबर हो जाए तो क्या होगा, दोबारा चुनाव होगा, इसमें क्या समस्या है। बात समझ में आ गया, ये बात, इतना बात समझ गए। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निर्वाचित एमपी और एमएलए लोग इसमें भाग लेते हैं। कोई समस्या। एक थोड़ा सा विवाद यहां पे, पहले देखो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, कितने, 2, हालांकि अभी वो प्रावधान नहीं है। क्या बोलते थे, मनोनीत होते थे। अगर मान लीजिए कि अभी कोई मनोनीत होता एंग्लो इंडियन तो वो चुनाव में भाग नहीं लेगा, बोलो ना जैसो, लेकिन कोई एंग्लो इंडियन सामान्य प्रक्रिया से चुनाव लड़के एमपी बना हुआ है तो चुनाव में भाग लेगा, ऑफ कोर्स भाग लेगा, क्योंकि उसमें लिखा ही है निर्वाचित एमपी और एमएलए, तो कोई भी जीते वो तो भाग लेगा ही। यहां तक कोई समस्या परेशानी, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा घर पे, स्लाइड इसको भेज देते हैं, इसको पहले लिख लीजिएगा फिर साइड में इसको लिख लीजिएगा। यहां तक कोई समस्या। नेक्स्ट, अब आगे एक बात और समझ लीजिए फिर छुट्टी करते हैं। बोर्ड पर देखिए, अच्छा मान लीजिए कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन चल रहा हो उस समय लोकसभा की 10 गो सीट खाली हो, या किसी स्टेट के विधानसभा की पूरी सीट खाली हो, वहां पे विधानसभा भंग किया गया हो, तो क्या राष्ट्रपति चुनाव को पोस्टपोन कर दिया जाएगा कि जब पहले चुनाव होगा तब इनका चुनाव होगा, कि राष्ट्रपति का चुनाव कंटिन्यू रहेगा? कितने लोग लगता है कि पोस्टपोन कर दिया जाएगा, हाथ उठाइए। और कितने लोग लगता है कि नहीं, पद भले खाली हो लेकिन चुनाव तो होके रहेगा, हाथ उठाइए। गजब वाले, बाकी हाथ इधर ना उठाते ना इधर उठाते। चलिए इसको सिंपल भाषा में समझिए। आपके गांव में मुखिया का इलेक्शन होता है तो क्या 100% वोटिंग होती है? नहीं। आपके गांव के 10-20 लोग बाहर रहते हैं, वो लोग वोटिंग में भाग नहीं लेते, तो क्या वो आकर सरकार को या इलेक्शंस कमीशन को क्लेम करेंगे कि नहीं हम विदेश में, हम जब आएंगे तब वोटिंग करेंगे? ऐसी व्यवस्था है? नहीं व्यवस्था। जो लोग उपस्थित रहेगा, वोटिंग हो रहा है भाई, जो उसके मेंबर है उपस्थित है तो आगे वोट करिए, नहीं कर रहे तो इलेक्शन तो होके रहेगा, उसमें कोई रोक नहीं सकता। बात समझ। मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, चुनाव को वहां पे लोग बहिष्कार कर दिए, तो बहिष्कार कर दिए लेकिन चुनाव प्रक्रिया तो फुलफिल हो रहा है, अब सब लोग बहिष्कार कर दिए, उसके घर के 10 गो लोग जाकर वोट कर दिए, तब भी उसको विजेता घोषित किया जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, जो आगे वही जीते, 10 गो वोट उसी को मिलेगा, वही जीत गया। उसमें बताया जाएगा 0.1% यहाँ पे वोटिंग हुआ, काम खत्म। बोलो ना जैस। तो ऐसे ही हुआ था पिछले बार लोकसभा के इलेक्शन में, एगो बूथ पे, वही वो हमारे अंडर में ही बूथ था, तो वहां पे की जनता, वहां के रोड शायद खराब था, तो वहां के विरोध के क्रम में वहां पे बहिष्कार कर दिया सब कि वोट ही नहीं करेंगे हम लोग। फिर समझाने का प्रयास किया, हम समझा दें, तो फिर ऊपर के अपने पदाधिकारी को बोलो, उससे भी नहीं समझा, उसके ऊपर का पदाधिकारी हैं, तब जाकर उन लोगों से इस बात समझाया गया कि आपके वोटिंग वर्तमान में न करने से ऐसा थोड़ा है कि वोट रुक जाएगा, आपके बूथ पे नहीं हो रहा, बाकी सारे बूथ पे तो हो ही रहा है, जीतने वाला तो जीतेगा, हारने वाला हारेगा। आपके केवल एक बूथ पे नट डालने से ऐसा थोड़ा कि पूरा चुनाव प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। फोर्स इतना है कि इधर उधर आप कर नहीं सकते, बस अपने ही यहाँ कुछ नहीं डालना है तो नहीं। तो फिर सबको मनाया गया, बाद में 11-12 बजे के बाद वहां पे वोटिंग शुरू हुआ।
ठीक है, फिर लास्ट में 6-7 बजे तक जो वोटिंग की टाइम थी 5 बजे तक वहाँ तक चलो। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो अब्सेंट रहने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो वैसे ही राष्ट्रपति के चुनाव के साथ भी है, अगर 10 गो लोकसभा का सीट खाली है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, राष्ट्रपति का चुनाव होके रहेगा। कोई विधानसभा भंग है, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्रपति चुनाव होके रहेगा अपने टाइम पे। जैसे 2022 में हुआ, जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थे उस समय, अभी लिखे थे ना जम्मू कश्मीर विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग थी, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, वहां के एमएलए लोग वोट नहीं डाला, बाकी इस चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ, राष्ट्रपति जीती और अपना कार्य कर रही। कोई समस्या? तो किसी निर्वाचक मंडल के किसी मतदाता वोट रहने न रहने या उसका पद खाली होने से राष्ट्रपति के इलेक्शन पे या किसी भी इलेक्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही इलेक्शन अपने समय से क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो ना जैसो। तो ये समझ गए पूरा बात, ठीक है। अब आगे कल की क्लास में हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए वोट का मूल्य कैसे काउंट होता है, एक विधायक का वोट मूल्य कैसे निकलता है, सांसद का वोट मूल्य कैसे निकलता है, उसके बाद से पूरा ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति कैसे काम करती है, 50%+1 के लिए इलेक्शन कमीशन कैसे पूरी व्यवस्था करता है, ये सारा बात उसमें डिस्कस होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी? फिर इलेक्शन कैसे होता है, अभी तक कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, कैसे हटाया जाता है, ये बात आगे, फिर राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ तो आगे चलते रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या? तो पहले एक स्लाइड जो अभी नीचे हेडिंग डाल के लिखे हैं उसको पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद से राज्यसभा टीवी पर या फिर अभी जो संसद टीवी है उस पर आधा घंटा का एक प्रोग्राम है पिछले राष्ट्रपति के इलेक्शंस के ऊपर, ठीक है। उसको हम सर्च करके भेजते हैं, बढ़िया से 1 बार नहीं 2 बार नहीं 2-3 बार पहले देख के उसको समझ के तब आइएगा। उसमें विजुअल पूरा आपको दिख जाएगा, कैसे वोटिंग होती है, कैसे प्रेफरेंस तय किया जाता है, जम्मू कश्मीर को कैसे उस समय पार्टिसिपेट नहीं किया था, वोट के मूल्य कैसे काउंट होता है, कितने लोग पर्चा दाखिल किए थे, कितने लोगों को रद्द कर दिया गया, वो सारा बात उसमें बताया गया। इतना तो काम कम से कम मोबाइल तो देख ही सकते हैं ना उसमें। हाँ, इस सब तो काम तो कर ही लोगे, ठीक है। फिर तो आगे चर्चा जारी रहेगा। धन्यवाद, कल आगे।